नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। अमृतसर से खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां पर राजकुमार वेरिका ने कहा है कि बीजेपी मार्च में नशा छोड़ो यात्रा निकालने जा रही है और इसके ऊपर टिप्पणी की गई। वेरिका ने कहा है कि पंजाब में बढ़ रहे नशाखोरी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद चिंतित हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा, ये वो आपको सुनवाते हैं। जिस तरीके ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ और साडा सारिਆਂ ਦਾ फर्ज बनता है कि असी वो नशा जिहड़े कर रहे नौजवान है उन्हां नूं इस पीड़ा तो बाहर कढीए ते नशा वेचण वाले सुदागरां दे खिलाफ कार्रवाई दी मंग करिए। बई जिस तरीके कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी पर सोशल मीडिया पर 2024 के चुनाव न लड़ने की बात सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। लेकिन अब इस मामले को लेकर कांग्रेस कार्यालय तिलक भवन में कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने इस बात को सिरे से नकार दिया है। कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि पार्टी कार्यालय से जो भी आदेश मिलेगा हम लोग उसी तरह से आगे के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि गांधी परिवार हमारे लिए जो भी आदेश करेगा और जिसको भी यहाँ से चुनाव लड़ाएगा हम लोग उसके लिए अपनी रणनीति बनाकर चुनाव में जिताने की कोशिश जरूर करेंगे। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने सोनिया गांधी को ही अभी चुनाव लड़ने की बात कही है। गांधी रायबरेली से ही चुनाव लड़े, क्योंकि रायबरेली का विकास उनके हाथ द्वारा हुआ है और बहुत ज़्यादा हुआ है और उनको निराश नहीं होना चाहिए। रायबरेली जनता उनके साथ है और प्रबल और भारी बहुमत से उनको जिताएगी, ये मेरा विश्वास है। मेरा जहाँ तक मुझे जानकारी है, ना तो हम लोगों से ऐसा कुछ बताया गया है, ना ऐसा हमने सुना है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। कयास तो लोग बहुत पहले से लगाया करते थे एक राजनीतिक स्टंट बनाने के लिए कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। चुनाव वो अभी तक बराबर 2004 से आज तक लड़ती आ रही हैं। बीच में एक मिड टर्म भी चुनाव उन्होंने लड़ा इस्तीफ़ा देने के बाद। तो उन्होंने कभी अभी तक पब्लिकली या वर्कर्स मीटिंग में कहीं ऐसा नहीं कहा कि वो नहीं लड़ेंगी। और अगर कहीं चल रहा है तो वो मेरे संज्ञान में नहीं है, कहीं इस तरह किसी ने बात किया। और जब तक उनकी तरफ से ऐसा कोई क्लियरेंस नहीं, रायबरेली कांग्रेसी तो चाहते ही हैं, लेकिन रायबरेली का आम जन भी चाहता है कि उसी परिवार से कोई भी चुनाव यहाँ लड़े, तो वो लड़ेंगे या उनके परिवार का, ये उनकी इच्छा पे है। लेकिन हम सब चाहते हैं कि मैडम अभी एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, वो ही रायबरेली से चुनाव लड़ें। मेरा ये कहना है कि इस तरीके की बातें जब 2019 का चुनाव था उस समय भी आई थी कि मैडम सोनिया गांधी चुनाव यहाँ से नहीं लड़ेंगी, लेकिन उन्होंने हमारा नेतृत्व किया और यहाँ से सांसद बनी। और हम लोग, क्योंकि मैं यूथ कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी रहा, NSY में भी रहा, आज मैं जिला कांग्रेस कमेटी में हूँ, जब तक सोनिया गांधी जी अपने मुंह से ये बात ना कहें तब तक हम पूर्णतया आश्वस्त हैं कि यहाँ से सोनिया गांधी जी ही चुनाव लड़ेंगे। मेरा मीडिया तो आजकल की मीडिया वैसे भी भरोसेमंद नहीं है, क्या चला रहे हैं कैसे। सबसे पहले तो पता चलेगा तो रायबरेली का कांग्रेस जन को पता चलेगा कि वो लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। और रायबरेली की जनता सिर्फ गांधी परिवार को ही चाहती है और उनसे बिल्कुल अलग नहीं है। यहाँ का जन मानस यही चाहता है कि सोनिया गांधी ही इलेक्शन लड़े, और यदि वो नहीं चाहेंगे। भाई स्थिति यह है कि 2019 के चुनाव के बाद हमारी लोकप्रिय सांसद चुनाव जीती, उसके बाद कहीं ना कहीं वो अस्वस्थता के कारण ये जानकारी हो रही कि अस्वस्थ ज़्यादा रहती हैं, इसलिए वो रायबरेली नहीं आ पा रही हैं। मगर कहीं ना कहीं स्थिति उनकी अस्वस्थता जो अस्वस्थ रहती है उसकी वजह से ये कारण बन रहे हैं। और यहाँ पे स्थिति यह है कि अगर बहुत से लोग ये चाहते हैं कि सोनिया गांधी नहीं लड़ेंगी तो कहीं ना कहीं भाजपा का यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। मगर स्थिति यह है कि रायबरेली में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाजपा का कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार रायबरेली के लोगों ने भाजपा का सांसद यहाँ पे बनाया था और जब सांसद बनाया था तो रायबरेली में एक लूट मच गई थी। ठेकेदार प्रवृत्ति के लोगों ने
और ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदंबरम ने अपनी पार्टी के रुख से अलग हटकर एक बयान दिया है। उनका कहना है कि पार्टी लाइन से हटकर ईवीएम पर भरोसा जताया। कीर्ति चिदंबरम ने कहा है कि मुझे पता है कि इस विषय में मेरी पार्टी और मेरा अलग दृष्टिकोण है। मैं पार्टी के लिए नहीं बोल सकता, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत विचार है और मैं ईवीएम पर भरोसा करता हूं। हमने वो चुनाव भी जीता है जहां ईवीएम के जरिए वोट डाले गए थे। ईवीएम को स्टैंड अलोन मशीन कहते हैं और कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि वो इसकी दक्षता में पूरी तरीके से विश्वास रखते हैं। कांग्रेस सांसद ने संवाददाताओं से भी कहा कि मेरी निजी राय है कि ईवीएम एक मजबूत मशीन है। ये एक स्टैंड अलोन मशीन है और ये एक नेटवर्क पर काम करती है। मैं पूरी तरह से प्रभावकारिता में विश्वास करता हूं और ईवीएम में भी पूरा भरोसा है। और कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक की पत्नी और एक्ट्रेस कश्मीरा शाह इन दिनों जमकर सुर्खियां बटोर रही हैं। दरअसल हाल ही में कपल कैमरे में कैद हुआ और कैमरे के सामने लिप लॉक करके विवाद खड़ा कर दिया है। इन दोनों की ये फोटोज जमकर वायरल हो रही हैं। इस बीच कश्मीरा शाह ने ड्रामा क्वीन राखी सावंत को अपना समर्थन दे दिया है। कश्मीरा का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो आदिल की बैंड बजाने की धमकी दे रही हैं। बता दें कि राखी सावंत का पति आदिल खान दुर्रानी के साथ विवाद चल रहा है और राखी ने आदिल पर यौन शोषण और मारपीट जैसे तमाम गंभीर आरोप लगाए। अब आदिल खान दुर्रानी फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। साथ ही राखी इंसाफ के लिए कोर्ट के चक्कर काट रही है। हालांकि इस मामले में राखी को फिल्म इंडस्ट्री से कलाकारों का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। इससे पहले एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने भी राखी को अपना समर्थन दिया, एक वीडियो भी उनके साथ वायरल किया और उसके बाद अब कश्मीरा शाह भी इस लिस्ट में जुड़ गई हैं। कश्मीरा शाह ने भी राखी के समर्थन में बयान दे दिया है। देहांत हुआ, मैं इंडिया में नहीं थी। How dare he? मेरे साथ मैं हूँ, I'm there with you। मैं अभी आई हूँ अमेरिका से, राखी के साथ मैं खड़ी हूँ। आदिल की बैंड बजा दूंगी। I know। अभी उनके मम्मी का देहांत हुआ, मैं इंडिया में नहीं थी। How dare he? मेरे साथ मैं हूँ। और बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश है कि कभी भी खनन नहीं होना चाहिए, लेकिन जिला फिरोजाबाद से खबर सामने आई है जहां पर नगर निगम के वाहन खनन करते हुए पकड़े गए हैं। ये पूरा मामला सूफी साहब दरगाह के पास का है, जहां पर खनन विभाग के अधिकारियों को ये जानकारी मिली कि जेसीबी मशीन के द्वारा मिट्टी का खनन किया जा रहा है। जब मौके पर खनन अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने नगर निगम के 6 डंपर और एक जेसीबी मशीन को वहां खनन करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। कार्रवाई करते हुए सभी वाहनों को सीज करके थाना बसई के मोहम्मदपुर भेज दिया गया। आपका आर्थिक नुकसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपके मोबाइल के ऊपर 140 नंबर से कोई भी कॉल आए तो कृपया करके वो कॉल रिसीव मत करो। उठाते हो आपके मोबाइल के ऊपर आपका पूरा बैंक बैलेंस हैक हो जाएगा, पूरा बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा। आपका मोबाइल नौज से, जहां से एक हत्या का मामला सामने आया है। घर के बाहर सो रहे अधिवक्ता के भाई की निर्मम हत्या कर दी गई और इस घटना की खबर जैसे लोगों को लगी, हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि सुबह जब घर वाले उठे तो खून से लथपथ अवस्था में ये शव मिला है, जिसके बाद कोहराम मच गया। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। और अमृतसर से खबर है, जहां चहारटा इलाके में शिवसेना के तमाम लोगों ने मंदिर प्रबंधकों को मिल रही धमकियों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। इस बीच रामायण का पाठ भी किया गया और इस दौरान शिवसेना आगू ने कहा है, आरोप लगाते हुए कि एसएचओ गुरविंदर सिंह ने उनको ग्रंथ पकड़े हैं और ग्रंथ पकड़े हुए हाथों में धक्का मारा है, जिसकी वजह से रामायण ग्रंथ नीचे गिर गया और उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब अमृतपाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब लेकर आए तो पुलिस पीछे हट गई, लेकिन जब हम रामायण लेकर आए तो ऐसे जो धक्का मार रहे हैं, क्या एसएचओ रामायण का सत्कार नहीं करते? हालांकि कुछ ही देर बाद एसएचओ ने अपने किए गए इस कृत्य के लिए माफी मांगी है। 22 तरीक ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਲਜੀਤ ਇਲਿਸ ਬੱਬੂ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ,
ਜੇ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੜਿਆ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ। ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਮਾਇਣ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਂਦੇ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਰਮਾਇਣ ਜੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ SHO ਛੇੜਾ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ CP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, CP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਮੈਂ CP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ CP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। CP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ 11 ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 30 ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। 3 ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ। ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਪਾਇਆ 22 ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ, ਜੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ। ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੱਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਰਮਾਇਣ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਤੇ SHO ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਤਾ। ਇਹਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਲਈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਆਰਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਭਜਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੜਿਆ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ SP ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। और अमृतसर के पुलिस स्टेशन में 2 पत्नियों को, एक अपने व्यक्ति को अपना पति कहकर ये दोनों ही महिलाएं एक दूसरे से लड़ने लगी और इस दौरान पुलिस स्टेशन में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि तस्वीरें अमृतसर के एक पुलिस स्टेशन की हैं, जहां पर 2 महिलाएं एक आदमी को अपना पति कहकर एक दूसरे से लड़ने लगी हैं। दादा मैं तो मैटर का पता ही नहीं भाजी, बंद क्यों करवाई जाते जी? बड़े भाजी मैं ता कहना पर मैटर को पुछ लो भाजी, मैं नहीं दस सकता बंद करो दा की मतलब भाजी, मैंने तो पता ही नहीं, नॉलेज नहीं आई। दहां गल के लेडीज मैटर आ। हां जी, दहां गल के इन्होंने भेजा कि तुसी जाना महिला मंडल। महिला मंडल दा ठंडा मैटर आ। बंदे ने 3 जानियां रखियां, सानू पता ही नहीं चीज दा की मैटर होया। ठीक है सर, ता करके तुहानू दसने आ महिला मैटर दा। ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਕਿ ਆਹ ਮੈਟਰ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਚੱਲੇ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ ਚੱਲੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਾਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ, ਨਰੇਸ਼ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਮੋਦੀ ਨਗਰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ? ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 8ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੋਗੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਤੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨਗਰ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਈ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੋਗੇ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ, ਮੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਕਢਵਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਜੀ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ। ਇਹ 2009 ਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਸੀ 2017 ਚ। ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ 2017 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਈ ਬਿਨਾਂ ਡਿਵੋਰਸ ਦਿੱਤੇ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਚਲ ਗਈ। ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਡਿਵੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਫ ਕਿੰਨੇ ਵਾਈਫ ਹੋ?
ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ? ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਆਹ ਇਹ? ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫੋਟੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਫੋਟੋ। और अब रुक करते हैं सोनभद्र का, जहां से सड़क हादसे की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि हाथीनाला थाना क्षेत्र के वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक महिला समेत 2 लोग घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए हिंडाल्को अस्पताल पहुंचाया गया है। और अमृतकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंचप्रण के साथ भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, ये बात केंद्रीय सूचना प्रसारण और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नेहरू युवा केंद्र संगठन छत्तीसगढ़ की तरफ से रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय रायपुर में कही है। और बता दें आपको कि नर्मदापुरम में पिपरिया राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने पिपरिया पहुंचकर विशाल वाहन रैली का आयोजन किया है। ये रैली प्रदेश भर में जिला स्तर पर की जा रही है और पिपरिया में राजपूत समाज के सभी कार्यकर्ताओं और बंधुओं ने इस रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस महारैली महासभा में इसका जो आयोजन है वो प्रदेश अध्यक्ष सहेंद्र सिंह ने किया है और बताया गया है कि आज महासभा का जो आयोजन किया जा रहा है इसमें क्रिकेट मैच का समापन भी हो रहा है। साथ ही हमारी राजपूत रैली समाज के लिए ही नहीं है बल्कि सर्व समाज के लिए है और राजपूतों ने कभी अपने लिए काम नहीं किया, वो हमेशा ही सभी के हितों के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं। बता दें आपको कि साल 2023 में होने वाले चुनाव को लेकर भी ये दावा किया गया है कि हमारी सेना का एक अहम भूमिका जो है वो देखने को मिलेगी। हमारा सहयोग जिसे मिलेगा वही सरकार बनाएगा। आज महासभा है और एक क्रिकेट मैच का फाइनल है, समापन भी है उसका आज। और दूसरा ये राजपूत एकता के लिए रैली निकाली जा रही है, सर्व समाज के लिए रैली निकाली जा रही है। राजपूत कभी अपने लिए काम नहीं किया, उसने हमेशा सर्व समाज को लेके चला है, उसके लिए काम किया। 2023 में होने वाले चुनाव को लेके हमारी पूरे प्रदेश में रैली निकल रही है और उसमें राजपूत करनी सेना अहम भूमिका निभाएगी इस बार। मध्य प्रदेश के रायसेन से खबर है। बता दें कि थाना गौहरगंज में धामधुसर में सड़क सुरक्षा और यातायात जन जागरूकता संबंधी चौपाल लगाई गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक रायसेन विकास कुमार शाबाल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृत मीणा ने दिशा निर्देश दिए, जिसके आधार पर इन दोनों संपूर्ण रायसेन जिले में हर एक स्तर पर सड़क सुरक्षा और यातायात जन जागरूकता संबंधी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही आपको जानकारी देते चलें कि जिले के समस्त थाना क्षेत्रों में गांव में ट्रैफिक प्रभारी और थाना स्टॉप के द्वारा ये रात्रि चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। पूरे जिले में यातायात जागरूकता हेतु हम लोग अभियान चला रहे हैं। इसके लिए जन चौपाल भी आयोजित की जा रही है। कल गौरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम धामधुसर में इसी प्रकार का एक प्रशिक्षण कैंप थाना प्रभारी गौरगंज और ट्रैफिक प्रभारी श्री दिनेश मरसकोले द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था, जिसमें ग्रामवासियों, जनप्रतिनिधि और आसपास के नागरिकों को एकत्रित कर उन्हें यातायात के नियमों की जानकारी दी गई। इस अभियान का मकसद यही है कि वाहन चालक यातायात के नियमों का पालन करे ताकि सड़क दुर्घटनाओं में। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में रेहटी थाने में आदिवासी संगठन ने नाबालिग से दुराचार के मामले में आरोपी को नहीं पकड़ने पर थाने का घेराव करते हुए मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई और मिली जानकारी के मुताबिक 14 फरवरी का यह मामला है, जब रेहटी थाना क्षेत्र में गांव बाया की आदिवासी समाज की एक नाबालिग लड़की से दुराचार की घटना सामने आई। इसकी रिपोर्ट पीड़िता ने दर्ज कराई थी और पीड़िता का बयान सामने आया कि उसके अनुसार रेहटी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन दूसरे आरोपी को पुलिस अब तक नहीं पकड़ पाई है और पुलिस ने नहीं पकड़ा है। इसी मामले में आदिवासी समुदाय के लोगों ने थाने का घेराव करते हुए आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। पूर्व में जो पीड़िता के कथन थे उसके आधार पर माननीय न्यायालय में 164 के कथन कराए गए थे। उसके अनुसार जो भी वैधानिक कार्रवाई थी वो की जा चुकी है और पुनः पीड़िता के कथन लिखबद्ध किए गए हैं और 164 के कथन के आधार पर जो फिर वैधानिक कार्रवाई बनेगी, कानूनी कार्रवाई होगी, पुनः कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आरोपियों को दोनों को गिरफ्तार हो चुके हैं। एक न आरोपी को पहले ही पेश कर किया जा चुका है, दूसरा आरोपी को भी जैसे ही कार्रवाई होती है उसको किया जाएगा। पूर्व में जो पीड़िता, मेरी बच्ची खेत में चना काटने गई थी जी, मैं थोड़ा बाहर था जी, और बच्ची 4 बजे की समथिंग 14 तारीख को घर लौट रही थी, घर लौट रही थी। तो जो खेत के मेड़ में जो जेलिया आता है, उस दोनों वो जेलिया के साइड में दोनों लड़के छुपे हुए थे और इसके बाद में एकदम से बच्ची को दबा लिए, मुंह दबा लिए, उसको नशीली पदार्थ खिला दिए और उसके बाद रात भर शोषण किया और इसके बाद में वो उसको बच्ची को छोड़ के चले गए। बच्ची को जब होश में आया, जब अपने घर पहुंची तो बताएगा कि मेरे साथ ऐसा किया गया। हमको विश्वास नहीं हो रहा था, हमने ये सोचा कि वो खेत में होगी और घर वाले करके वो खेत में होगी और खेत वाले कहते वो घर पहुंच के होगी, लेकिन बच्ची के साथ बीच में ही ऐसा किया गया। और इसके बाद में बच्ची ने थाने में आके दोनों। और कांग्रेस के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कब्र खोदे जाने के बयान का तीव्र विरोध करते हुए बीजेपी विधायक और प्रवक्ता राम कदम ने कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये वो आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस नेताओं की बौखलाहट और चरम सीमा पर पहुंचा हुआ उनका अहंकार, उन्होंने सभी मर्यादाएं तोड़ दी। उनके नेता कह रहे कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कब्र खुदे। क्या अर्थ होता है कब्र खुदे का? वे प्रधानमंत्री मोदी जी को मार देना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं कांग्रेस के नेता? एक ऐसे प्रधानमंत्री जो त्यागपूर्ण समर्पित जीवन जीते हुए मां भारती को उसका पुनः वैभव प्राप्त हो, इसलिए दिन रात काम कर रहे हैं। क्या कांग्रेस की यह आपत्ति है? केवल देश ने नहीं, सारे विश्व ने उनको विश्व नेता करके स्वीकार किया है। क्या कांग्रेस का यह दर्द है? या पूरे देश में लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया, कांग्रेस की दुकान धीरे धीरे पूरी तरह से बंद हो रही है, उस नाते ये कांग्रेस के नेता करे मोदी जी की कब्र खुदे? इस प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, वो भी देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में इनके नेता बोल रहे हैं। देश के नहीं, विश्व के करोड़ों करोड़ों लोग आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। वे एक ईश्वरीय महापुरुष है। करोड़ों करोड़ों लोगों की प्रार्थना। और दहिसर विधानसभा में आयोजित रोजगार मेले के कार्यक्रम में पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा और सांसद गोपाल शेट्टी और विधायक मनीषा चौधरी पहुंचे हैं। इस दौरान जॉब फेयर में अब तक महिंद्रा कंपनी में 60 बच्चों को नौकरी दी जा चुकी है और कई लोगों को जॉब फेयर के जरिए ऑन द स्पॉट रोजगार भी दिया गया है। गोपाल शेट्टी ने कहा है कि मैं पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा से विशेष अनुरोध करने जा रहा हूं कि ऐसे मेलों में कुछ लोगों को काम मिलता है, लेकिन जिन्हें काम नहीं मिलता वो सरकार से कुछ मासिक भुगतान तय करें। अतिशय चांगला प्रतिसाद मिळालेला आहे। 3000 पेक्षा जास्त लोकांनी इथे संपर्क केला, 1500 लोकांनी रजिस्ट्रेशन केला आणि आमचा असा प्रयत्न राहील की कमीत कमी 500 लोकांनी ते रोजगार मिळावा। त्याशिवाय स्वरोजगारसाठी आम्ही इथे स्टॉल लावलेला आहे, हिंदुरोजगार.com आणि स्टॉल आहे, सरकारी स्टॉल पण आहे की लोकांनी ज्याने स्वरोजगार करायचा त्याने कसा मदत करू शकता। आमच्या ये पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये असा चालला आहे। 50 पेक्षा जास्त रोजगार मेळावे झालेले आहे। उत्तर मुंबईमध्ये माननीय सांसद गोपाल शेट्टीजीने सांगितलं त्याप्रमाणे सेकंड रोजगार मेळावा आहे। मनीषाताई यांची टीम, आपले स्थानिक आमदार, त्याने फार चांगला प्रयत्न केला ने इथले महाराष्ट्र हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र आहे आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ह्याच्यामध्ये छत्रपती संभाजी महाराज नामकरण करायला विरोध त्यांनी केला, तरी सरकारने आणि केंद्र सरकारने त्यांना मान्यता दिली। आता एमआयएमला विचारतो कोण? धाराशिवला सुद्धा केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने उस्मानाबादचं धाराशिव करायला, नामकरण करायला त्यांना दोन्ही ठिकाणी आम्हाला मिळालेली आहे परवानगी। त्यामुळे आता छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव ही दोनच नावं चालणार आहे। आता औरंगजेबाची। और अब खबर गोरखपुर से है, जहां सहजनवा थाना क्षेत्र में जहां पर शहबाज नगर में जो है एक व्यक्ति और उसके 2 बच्चों के धारदार हथियार से हमला कर दिया गया उस पर।
मामला सामने आया है। घटना की जानकारी होते ही एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि अवधेश कुमार गुप्ता और उनके दोनों लड़कों पर यह हमला हुआ है। उनका नाम आर्यन और आरव बताया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि गला रेत कर हत्या करने की कोशिश की गई है। पुलिस भी इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है और आपको बता दें घायलों को तत्काल ही सीएचसी में भर्ती कराया गया है। सहजनवा का मामला है जहां पर डॉक्टरों ने तीनों की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल उन्हें रेफर कर दिया है। कल रात्रि थाना पुलिस को 1:30 बजे सूचना मिली कि 2 मुंह बांधे हुए लोगों द्वारा एक परिवार के एक पुरुष एवं उसके 2 बच्चों की गला रेत दिया है। इस सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची एवं उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने पर एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया एवं बाकी 2 का इलाज जारी रहा। वो भी कुछ थोड़ी देर बाद में मृत घोषित कर दिए गए। इस सूचना के बाद में थाना पुलिस द्वारा मौके पर जाके जांच पड़ताल की एवं आस पड़ोस में पूछा गया तो यह पता चला कि पति पत्नी के अंदर हमेशा विवाद रहता है। विवाद की जड़ के बारे में पता करने के लिए बाद में अलग अलग तरीके से पूछताछ की गई। इस पूछताछ में सामने आया कि एक महिला जो कि 1 साल पहले नीलम गुप्ता जिसकी अवधेश से 1 साल पहले शादी हुई थी, शादी के बाद में इनके संबंध ठीक नहीं थे एवं जो महिला की 1 साल पहले शादी हुई थी अवधेश से, उसकी और महिला की पूर्व की एक बच्ची जो 12 साल की थी वो उस पर गलत नज़र रखता था एवं पति पत्नी के बीच में। खबर अब यूपी के एटा से है जहां पर नगर कोतवाली के शीतलपुर गांव में भीषण आग लग गई है। इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। रात की बात यह है कि इस घटना के दौरान किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और कानपुर देहात में सड़क पर मछलियां तैरती हुई नजर आई हैं। कानपुर इटावा की तरफ जा रही मछलियों से भरा एक ट्रक अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के उमरन गांव के पास नेशनल हाईवे 2 पर अनियंत्रित होकर पलट गया और इस ट्रक में भारी मछलियां जो है वो भरी हुई थी। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा दें और आप देख सकते हैं कि सड़क पर ही ये ट्रक पलटने की वजह से सभी मछलियां बाहर सड़क पर आ गई हैं और स्थानीय लोग मछलियों को पकड़कर ले जाने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और अब रायबरेली की ओर रुख करेंगे जहां डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के लूकचांदपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर मामूली कहासुनी में दबंगों ने महिला पर हमला कर दिया। महिला के बाल पकड़कर उसे घसीटा गया है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको भी हम ये वीडियो दिखाते चले। यहाँ पर साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से सरेआम एक महिला को बाल पकड़कर खींचा जा रहा है और आसपास के जो स्थानीय लोग हैं तमाशबीन बने बस देखते रहे। और प्रयागराज में हुए राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल दिन दहाड़े हत्या उनकी हो गई और उसके बाद घायल सिपाही राघवेंद्र सिंह इसमें घायल हुए हैं। बता दें आपको कि अब दुआओं का दौर शुरू हो चुका है। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में एक गनर की मौत हो गई, जबकि दूसरा गनर राघवेंद्र सिंह रायबरेली जनपद के लालगंज थाना क्षेत्र के कोरिहरा गांव का निवासी बताया जा रहा है। लोग लगातार राघवेंद्र के ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। मैं गांव वाले हूं, ये मेरा जो है पौत्र है और बहुत दुखित हूं, पूरा परिवार दुखित है और सरकार से निवेदन करता हूं कि वो जल्द से जल्द जो अपराधी हैं उनको जो है कानून के सहारे करके और उचित सज़ा दिलाएं फांसी की, क्योंकि उसने भी हमारे पौत्र को जो है मारा है। ये हमारा भतीजा लगता है, परिवार का ही है और जो दुखद घटना हुई उससे पूरा गांव स्तब्ध है, क्योंकि वो पाल जी के गनर था पर्सनल, जो भी सरकार ने मुहैया करवाया होगा। इस घटना से लोग तो परेशान ही हैं, परिवार भी परेशान है, पूरा परिवार जो है वहाँ पे है भी, आज भी गया है। जो लोग और रायबरेली में जीआईसी मैदान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नगर की तरफ से शाखा संगम का आयोजन किया गया है।
इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करीब 97 सालों से निरंतर साधनरत है और इसी के साथ ही इस आधार पर नित्य लगने वाली जो शाखाएं हैं उसमें संघ कार्य सर्वव्यापी और सर्वपर्शी के बने। इसी को लेकर रायबरेली में जीआईसी मैदान में आज शाखाओं का ये अहम संगम रखा गया है। एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। बस्तियों में चलने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं जो कहीं प्रातःकाल, कहीं सायंकाल, कहीं रात्रि में चलती है, वो सभी शाखाएं आज इकट्ठा एक मैदान में अपने स्वयंसेवकों के साथ यहाँ ध्वज के साथ आई और 1 घंटे का उनका कार्यक्रम चला। सभी स्वयंसेवक यहाँ पर इकट्ठा आए, एक सामूहिक स्वरूप सब एक साथ एकत्रित होकर इसको हम लोग। इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए।